महाराष्ट्र के मुंबई में फिक्की के द्वारा आयोजित इंडिया गेम 2024 गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस सम्मेलन में शिरकत की और जिसमें मुंबई में फिक्की के द्वारा आयोजित इंडिया गेम 2024 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने सुशासन के 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं और पिछले 23 सालों में गुजरात केमिकल और पेट्रोकेमिकल का हब बन रहा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालकर देश में विकास की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू किया था। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात ने गुड गवर्नेंस सुशासन के सफल 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले 23 वर्षों में गुजरात केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र का हब बना है। इसलिए देश में केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की बात होती है तब गुजरात का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विकास की बदली हुई स्पीड और स्केल को समग्र देशवासियों ने देखा भी है और महसूस भी किया है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के विकास के विजन को स्वीकारा है और सरकार का यह समय चल रहा है और यशस्वी प्रकार का यह समय चल रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने बहुउद्देशीय एक तरह से योजना भी बनाई है और काम भी चालू किए हैं। और यही कारण है कि 2014 के बाद भारत कहाँ 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे था और ये 2023 आते आते भारत 5वें नंबर पे आया है। और जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सबने टारगेट तय किए हैं, खास करके मैं बधाई देना चाहूंगा भूपेंद्र भाई पटेल को। गुजरात का आपने अपना रिकॉर्ड बताया है और हमारे सभी प्रदेशों को समान रूप से आगे बढ़ने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जब से यशस्वी माननीय मंत्री नड्डा जी बने हैं वो भी लगातार दोनों तरह से, यद्यपि उनके पास हमारे लिए और आनंद है कि उनका हमारा अपना संबंध भी अलग प्रकार का है, लेकिन विभाग के नाते से स्वास्थ्य मंत्रालय भी और इस मंत्रालय में भी समान रूप से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को लेकर के मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में आज हमारे अपने बीना में भारत पेट्रोकेमिकल्स की परियोजना 50,000 करोड़ से अधिक की लागत का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया है और इस पे हमने काम चालू किया है। साथ ही साथ गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बृहत पेट्रोकेमिकल्स ये परियोजना एक और मंजूर होने जा रही है। मुझे इस बात का गर्व है कि लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजना भी हमारे अब आखिरी चरण में पहुंची है। पीथमपुर में देश में सबसे पहले सेज को स्थापित करने के लिए जहां 40 से ज्यादा फार्मा इकाइयां अपना काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान के दौर में आज जब माननीय नड्डा जी ने जब से मंत्रालय संभाला है हमारे लिए और एक अलग संभावना का दौर बना है। ऐसे में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं अपने प्रदेश को उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी प्रारंभ की है। अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि बिहार के गोपालगंज से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कोर्ट कैंपस में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया, जहां आपको बता दें कि कुख्यात अपराधी समेत 2 लोगों को इस दौरान गोली लगी। कोर्ट परिसर में पेशी के लिए आया था अपराधी विशाल सिंह और जिस दौरान यह गोलीकांड हुआ। आपको बताते चले कि गोपालगंज पुलिस के द्वारा सदर अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती करा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि बिहार के गोपालगंज से सामने आ रही है। आपको बताते चले
कि कोर्ट परिसर में पेशी के लिए आए जिले के कुख्यात अपराधी विशाल सिंह को बदमाशों ने कोर्ट परिसर में ही गोली मार दी, और जिसमें कि आपको बताते चले कि फायरिंग के दौरान एक और कैदी को भी गोली लगी। आनन फानन में इलाज के लिए गोपालगंज पुलिस के द्वारा सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बताते चले कि वारदात में शामिल एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि तमाम जानकारी गोपालगंज एसपी अवधेश सरोज दीक्षित के द्वारा साझा की गई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि बिहार के गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि कुख्यात अपराधी समेत 2 लोगों को कोर्ट परिसर में गोली लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार के गोपालगंज से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि बिहार के गोपालगंज में कोर्ट परिसर में गोलीकांड हुआ है, जिसमें कि आपको बता दें कि 2 और अपराधी समेत अपराधी वो पेशी पे आया था, और उसके साथ साथ 2 और लोगों को गोली लगी है, जिसमें आपको बता दें कि गोपालगंज पुलिस के द्वारा दोनों को हिरासत में लेते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि कोर्ट कैंपस में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि अपराधी पर दूसरे गैंग के लोगों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें कि अपराधी के साथ साथ एक अन्य कैदी को भी गोली लगी है, और दोनों को सदर अस्पताल में पुलिस के द्वारा भर्ती करा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि बिहार के गोपालगंज से सामने आ रही है। सिविल कोर्ट में फायरिंग का एक इंसिडेंट हुआ है, जिसमें विशाल सिंह नाम का कुख्यात अपराधी जो बहुत सारे केसेस में गोपालगंज और सिवान क्षेत्र में रहा है, इसको मारने का प्रयास किया गया। तो उसमें 2 लोगों को जख्मी हुए हैं, एक के पेट में गोली लगा है और विशाल सिंह के कान में लगा है। और हम लोग के द्वारा जिस व्यक्ति ने फायरिंग किया है उसके हम लोगों ने गिरफ्तारी की, और उसको अभी हम लोग थाने पे लेकर के जा रहे हैं। आर्म्स भी अभी जांच की जा रही है, जैसा भी होगा हम आपको आगे बताएंगे। तो आपको बताते चले कि इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ गोपालगंज से संवाददाता कुमार प्रदीप जी जुड़ गए हैं। तो कुमार प्रदीप, किस तरीके से यह गोलीकांड कोर्ट परिसर में हुआ, और किस तरीके से यह हड़कंप की पूरी वारदात हुई, आप विस्तार से बताएं। जी, पूरा मामला गोपालगंज सिविल कोर्ट कैंपस का है, जहां दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने गोपालगंज पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कोर्ट कैंपस में घुसकर जिले के कुख्यात अपराधी विशाल सिंह को गोली मारी है। हालांकि इस गोलीबारी की घटना में विशाल सिंह का एक सहयोगी जो पेटी में आया हुआ था, गुलाब मियां, उसके पेट में भी गोली लग गई है। कुख्यात अपराधी विशाल सिंह जहां मीरगंज थाना इलाके के मटहनी गांव का रहने वाला है, तो गुलाब मियां गोपालगंज जिले के नगर थाना इलाके के बरपुरवा गांव का रहने वाला है। वहीं दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की इस घटना से कोर्ट कैंपस में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक अपराधी को हिरासत में ले लिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोपालगंज एसपी अवधेश सरोज दीक्षित खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं गंभीर रूप से जख्मी गुलाब मियां को गोपालगंज सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। जी, वही मैं जानना। जी बिल्कुल प्रदीप जी, इस समय दोनों के किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से गोली मारी गई है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में हत्या करने की मंशा से उनको गोली मारी गई थी। फिलहाल उनके क्या स्वास्थ्य के हालात हैं? जी, जिले का जो कुख्यात अपराधी विशाल सिंह है, जिसको टारगेट करके बदमाशों ने गोली मारी है, वो उसके कान से कटे हुए गोली निकली है। हालांकि इंजर्ड है, विशाल सिंह भी इंजर्ड है, लेकिन उसका एक सहयोगी जो कोर्ट पेशी में मिलने के लिए आया था, उसका मित्र बताया जा रहा है, उसके पेट में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर कर दिया गया है।
बिल्कुल कुमार प्रदीप जी, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, कोर्ट परिसर जैसी जगहों पर इस तरीके से गोलीकांड की खबरें सामने आना, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। जी, क्योंकि पुलिस के चूक का ही नतीजा है कि कोर्ट कैंपस में घुसकर दिन दहाड़े बदमाशों गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पूरे मामले पर एसपी अवधेश सरोज दीक्षित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सबसे पहले अगर विशाल सिंह की हम बात कर ले तो भोरे के चर्चित कोल्ड स्टोरेज कारोबारी रमाश्रय सिंह की हत्या के बाद यह चर्चे में आया हुआ था। कुख्यात अपराधी विशाल सिंह वर्ष 2019 में भोरे के चर्चित कोल्ड स्टोरेज कारोबारी रमाश्रय सिंह की हत्या इसने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। हालांकि इसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को 1 साल का मशक्कत करना पड़ा था। वर्ष 2020 में एसपी मनोज तिवारी द्वारा गठित एसआईटी टीम ने बिहार एसटीएफ की मदद से देवरिया जिले के भवानी छापर बाजार से इसको गिरफ्तार किया था। तब से यह चुनावी मंडल कारा में बंद है। इसके ऊपर गोपालगंज, सिवान, कुर्सीनगर, अगर देवरिया की बात कर ले तो 36 संगीन मामले दर्ज हैं हत्या, लूट, डकैती के। ठीक है कुमार प्रदीप जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग के शूटर योगेश को गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर से ठीक 1 महीने पहले इस गैंग के शूटर योगेश ने इससे दिल्ली में जिम संचालक नादिर शाह की हत्या कर दी थी। तो वहीं आपको बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के शूटर योगेश ने बेखौफ बयानबाजी करते हुए कहा कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उस पर मकोका यानी कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून का केस लगा हुआ था और मकोका आम आदमी पर नहीं लगता है। आगे उन्होंने क्या कुछ बेखौफ बयानबाजी की, आप स्वयं सुने। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले रेकी की जाती है? इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना, जैसे कि कैसे निकाली जाती है? अरे क्या कहते हैं, ये फोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीजें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की डिमांड। तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाते हैं फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है और लोग, गैंग बहुत बड़ी है। गैंग कितने लोग होंगे गैंग में? 100 से ज्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले रेकी की जाती है? इस बारे में तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में जहरीली शराब त्रासदी पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये पीड़ादायक है। सरकार बहुत प्रभावी रूप से कार्य कर रही है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि डीजीपी को मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं। कमेटी का गठन हुआ है, जिन्होंने भी ये किया है उन्हें सजा मिलेगी। और वहीं तेजस्वी यादव पर रोज सवाल वो करते हैं और उनके माता पिता के समय में बिहार का क्या हाल होता था, यह सभी को पता है। पीड़ादायक है। सरकार बहुत प्रभावी रूप से काम कर रही है।
डीजीपी को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, पूरी कमेटी बनी है, टीम बनी है, तो जिन्होंने भी ये कार्रवाई की है उनको सजा मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ये जो शराबबंदी है इसको प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट किया जाए और ये लोग इसका फायदा नहीं उठाएं, इसके बारे में प्रशासन को और सजग रहने की जरूरत है। तेजस्वी तो रोज सवाल करते हैं, उनके पिताजी के समय में और माताजी के समय क्या होता था बिहार का हाल ही तो पता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के मंडावली थाना क्षेत्र में आज दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कि एक तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार चालक भी घायल हो गया और जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया है। तो वहीं पुलिस ने खाई में गिरी कार को भी बाहर निकाल का अपने कब्जे में ले लिया। इस हादसे से मृतक परिवार जो कि महिलाओं के परिवार में पूरे तरीके से शोक पसरा हुआ है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह करीब 5 बजे थाना मंडावली के मीरमपुर बेगा रोड पर एक व्यक्ति मोहित पुत्र सुरेंद्र जो कि अपने ऑल्टो कार से जा रहा था। इस दौरान 2 महिलाएं जो कि मॉर्निंग वॉक पर निकली हुई थी, इन दोनों महिलाओं को ऑल्टो कार से टक्कर लग गई, जिसकी वजह से दोनों महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दोनों महिलाओं का मृतक महिलाओं का जिनमें से एक का नाम सुनीता और दूसरे का नाम पार्वती है। दोनों ही महिलाएं साफियाबाद ग्राम साफियाबाद थाना मंडावली जनपद बिजनौर की रहने वाली हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों महिलाओं के शव को कब्जे पुलिस लेकर पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में किडनी के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री में होगा और इस फाइल पर आज मैंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यह तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है और ये मैंने सबसे पहला निर्णय लिया है और इसके बाद हमारी कैबिनेट की बैठक भी थी। किडनी के पेशेंट हैं जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं, क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपये का खर्चा उसका आता है। महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है, लगभग 20 से 25 हजार रुपये महीने का उसका खर्चा वो आता है। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा, हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। ये मैंने सबसे पहले निर्णय लिया है और उसके तुरंत बाद हमारी कैबिनेट की बैठक थी। हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरे टर्म की सरकार, लगातार मैं हरियाणा प्रदेश के जन का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तीसरे टर्म के अंदर बड़े मैंडेट के साथ, बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी जी की नीतियों के ऊपर मुहर लगाई है। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से लोगों के हित में काम किए हैं। विपक्ष ने जिस प्रकार का एक वातावरण, एक नैरेटिव सेट किया, मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो वो नैरेटिव विपक्ष ने खड़ा किया था उसको धराशाही करने का काम हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता ने किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वाराणसी में गंगा नदी पर रेल रोड ओवरब्रिज बनाने के लिए भारत सरकार की कैबिनेट में प्रस्तावित कर दिया गया है और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ये पुल नमो घाट पर बनना है और भारत के ये पहला ऐसा पुल होगा जिसमें कि
रेल की 4 लाइन एक साथ गुजरेंगी। वाराणसी के लिए एक बहुत ही अनूठा यहाँ पे रेल रोड कम ओवरब्रिज हमारा गंगा नदी पे बनने के लिए भारत सरकार की कैबिनेट ने प्रस्तावित कर दिया है और जल्दी ही उसका शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। वाराणसी और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन उनके बीच को जोड़ने वाली लगभग 14-15 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। उसी पे गंगा नदी जहां क्रॉस होती है वहां ये पुल नमो घाट के ऊपर बनना है। पूर्व से मालवीय सेतु जो लगभग 1884 का है वो पुराना हो चुका है, उसी के पैरेलल ये ब्रिज बनेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।